नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एडीएस फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक की आज जिसकी वजह से पूरे इंडस्ट्री में, कंपनी में या फिर हमारा डोमेस्टिक एरिया हो, जैसे कि हमारा घर हो, कोई भी लोकेशन में आज उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अर्थिंग रिलेटेड। हमारा सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का क्या महत्व है, अर्थिंग हमें यानी कि ह्यूमन बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे सेफ्टी देती है, कितने कितने टाइप की अर्थिंग रहती है और अर्थिंग हमें क्यों करना जरूरी है, वाई। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हम बारी बारी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे हैं जो टेक्निकल लाइन में है, जो अभी टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद या फिर किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या फिर कोई भी टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अर्थिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और दूसरी बात ये कि कोई भी आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अर्थिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो उसका आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? तो मेनली हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं, चाहे वो हमारा फैन हो, मोटर हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, ए टू जेड कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं, उसकी बॉडी को हम अर्थ करते हैं। उसकी बॉडी को हम अर्थ करके हमारे जो भी अर्थ वायर रहता है उसे हम जमीन के अंदर ग्राउंड कर देते हैं, यानी एक खड्डा खोद के उस अर्थिंग को वहाँ पे हम ग्राउंड कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारा कोई भी एक डोमेस्टिक घर है, तो हमारे घर के अंदर जो भी हमारे इक्विपमेंट रहते हैं, हमारा ट्यूबलाइट है, लैंप है, फैन है, मोटर है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, इन सारे हमारे जो इंडक्टिव लोड है उसे हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। तो सारे हमारा जो भी ये लोड है उसे एक सीरीज में कनेक्टेड करके या फिर एक अर्थिंग के थ्रू सारे इक्विपमेंट लोड है वो कनेक्टेड रहते हैं, और जो भी हमारा अर्थ वायर रहता है उसे हम वहाँ पे जमीन के अंदर, खड्डे के अंदर हम उस इलेक्ट्रोड है और अंदर रहता है, तो उस हमारा अर्थिंग वायर के थ्रू उसे कनेक्टेड कर देते हैं। उस अर्थिंग को करने का यही कारण रहता है कि कोई भी हमारी जो भी ओवर वोल्टेज या ओवर करंट की जो भी सिस्टम हमारी रहती है, तो हमारा जो भी करंट ओवर हो जाता है या फिर ओवर वोल्टेज लाइन में रहता है, तो अर्थ के थ्रू उसे जमीन के अंदर ग्राउंड कर देता है। वैसे तो हमारे जो भी घर में हमारा सिंगल फेज रहता है, हमारी जो भी घर की जो लाइन रहती है, वैसे तो वो पैरेलल में चलती है, क्योंकि सीरीज में हमारा कनेक्शन घर में नहीं रहता। अगर सीरीज में कनेक्शन घर में रहेगा तो एक सिस्टम कोई भी फॉल्ट के कारण बंद रहेगी तो सारा सिस्टम हमारा स्टॉप रहेगा, यानी शट डाउन रहेगा। इसी वजह से हमारी जो घर की जो बिजली रहती है वो पैरेलल में रहती है, ताकि एक लोड हमारा, एक कोई इक्विपमेंट फेल रहेगा तो दूसरा हमारा चालू रहेगा। तो ये बेसिकली अर्थिंग हम ऐसे करते हैं कि जिसे हम अर्थ पिट कहते हैं। एक जैसे कि बात करूँ कि भाई छोटा सा 5 फीट या 10 फीट का हमारा जो भी खड्डा रहता है, तो उसमें हम इलेक्ट्रोड रख के उसे हम एक वायर के थ्रू अर्थिंग हम खींच लेते हैं, तो उसे हम एक अर्थ पिट कहते हैं। उसी तरह से हम नॉर्मल हम अर्थिंग करते हैं। इस अर्थिंग जैसे हम घर में यूज़ करते हैं, उस अर्थिंग हम इंडस्ट्री में भी, कंपनी में भी, काफ़ी जगह पे हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अर्थिंग करना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहती है, हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन रहती है,
तो कोई भी उस मशीन में एब नॉर्मल या कोई भी कंडीशन में हमारा फॉल्ट रहता है, इंस्टॉलेशन की वजह से फेल रहता है, हमारा कनेक्शन लूज रहता है, या फिर कोई भी कंडक्टर हमारा ब्रेक हो गया, तो लाइव वायर जो भी हमारा ब्रेक रहता है इंस्टॉलेशन फेलर की वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो भी फेलर रहता है, तो वो लाइव वायर अगर हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बॉडी पे टच हो गया और उस मशीन को हमने अर्थिंग नहीं किया है, और अर्थिंग न होने के कारण अगर गलती से भी हम उस मशीन को टच करेंगे एज ए ह्यूमन, तो उसे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मात्रा में बड़े से शॉक का झटका, इलेक्ट्रिकल शॉक का झटका लग सकता है। तो ये न हो तो उस हम पूरे मशीन को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम बॉडी को अर्थिंग करते हैं। तो ये हमारी नेसेसरी रहेगी, कंपलसरी रहेगा कि हमारा जो भी मशीन है इलेक्ट्रिकल, उसे हम कंपलसरी अर्थिंग करना है। अगर नहीं किया है तो आज से ही उससे अर्थिंग शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट तो रहेगा ही, आप चाहे कोई भी मशीन चालू करो, कोई भी मशीन अच्छी तरह से मेंटेनेंस करो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपका फॉल्ट रहेगा, क्योंकि हमारी जो भी लाइन रहती है उसमें हमारा जो भी लोड रहता है वो अनबैलेंस लोड रहता है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में हमारा लोड जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं होता। जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारी सिस्टम में पावर फैक्टर रहता है, पावर फैक्टर हमारे 3 टाइप के रहते हैं, एक हमारा लैगिंग रहता है, एक पावर फैक्टर हमारा लीडिंग रहता है, और एक पावर फैक्टर हमारा यूनिटी रहता है। अगर यूनिटी पावर फैक्टर हमारी इलेक्ट्रिकल सारी सिस्टम में चलेगा तो कोई भी फॉल्ट ही नहीं होगा। यूनिटी पावर फैक्टर अगर होगा तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट ही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा हमारी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। यूनिटी पावर फैक्टर हमारी सिस्टम में पॉसिबल नहीं रहता, या फिर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग रहता है, या फिर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग रहता है। लीडिंग का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आगे बढ़ना, और लैगिंग का मीनिंग रहता है पीछे। तो इन दोनों के कारण क्या रहते हैं कि पावर सिस्टम में, हमारी अर्थिंग के सिस्टम में हमारा जो भी सप्लाई रहता है, तो 2 सप्लाई रहता है। एक हमारा हो गया वोल्टेज, और वोल्टेज के साथ हमारा रहेगा करंट। अगर हम सप्लाई सिस्टम चालू करते हैं, किसी मशीन को सिंगल फेज 230, या फिर किसी मशीन को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं 415 या 440 वोल्ट, तो जो भी हम सिस्टम को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो उसके साथ हमारा वोल्टेज भी आएगा और करंट भी आएगा। अब हमें देखना यही है कि सिस्टम में अगर हम VI यानी कि वोल्टेज और करंट की हम जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसका आलेख जो भी हम चार्ट देखेंगे, तो उसमें अगर हम ये देख पाएंगे कि हमारा वोल्टेज है वो करंट से आगे चल रहा है, तो उसे हम लीडिंग पावर फैक्टर कहेंगे। अगर हमारा जो भी वोल्टेज है वो हमारा करंट से पीछे चल रहा है तो उसे हम लैगिंग पावर फैक्टर करेंगे। लेकिन दोनों अगर साथ में चल रहे हैं कि वोल्टेज भी एक ही तार के कंडक्टर में चल रहा है, उसी हिसाब से हमारा करंट भी साथ चल रहा है, तो उसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। लेकिन ये पावर फैक्टर यूनिटी है वो हमारा पॉसिबल नहीं रहता। इसी तरह हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो अनबैलेंस लोड कहते हैं, क्योंकि 220 हमारा वोल्टेज जो सिंगल फेज रहता है तो उसे कंपलसरी नहीं कि हमारा 220 ही मिलेगा, कभी 240 हो जाएगा, कभी 220 हो जाएगा, कभी 235 वोल्टेज रहेगा। तो ये जो सिस्टम रहती है वो इलेक्ट्रिकल के जो भी इलेक्ट्रिकल हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के मुताबिक उसे हम प्लस और माइनस 5% वेरी रहता है, कि कभी 230 है तो 240 मिलेगा, 245 मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी लोड की डिमांड रहेगी। तो ये सब चलता रहेगा, तो उसे अनबैलेंस लोड के हिसाब से हम, अगर मशीन को हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अर्थिंग नहीं किया तो जो भी हमारा मशीन रेटेड करंट पे चलेगा, रेटेड वोल्टेज पे हमारा मशीन का जो भी डिज़ाइन है, उसकी नेम प्लेट है, तो वो नहीं चल पाएगा। उसी तरह से हमें उसको अर्थिंग करना कंपलसरी रहेगा। एक आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अगर हमारा कोई भी सिंगल फेज मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसे हमने अर्थिंग नहीं किया और वो हमारा मशीन है वो 230 वोल्टेज पे और 100 रेजिस्टेंस ओहम पे चलता है। अब उसका हम अगर करंट मेजर करेंगे तो आप सभी ने ओहम का नियम पढ़ा होगा। बेसिकली ओहम के नियम सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि ओहम का नियम का अगर हम करंट मेजर करना है तो हमारा करंट का इक्वेशन रहेगा I = V/R,
यानी कि I बराबर V बाई R। ये हमारा करंट का इक्वेशन हो गया। अगर हमें करंट मेजर करना है तो हमारा वोल्टेज रहेगा 230 और हमारा मशीन का रेजिस्टेंस अगर हम कहेंगे तो एग्जाम्पल के तौर के सपोज के हमारा 100 ओम रेजिस्टेंस है तो उसका करंट क्या आएगा कि 230/100, तो उसका हम डिवाइडेड करेंगे तो हमारा करंट मिलेगा 2.3 एम्पियर। 230 डिवाइडेड 100, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको I यानी कि एम्पियर हमारा मिलेगा 2.3 एम्पियर। ये हमारा एक नॉर्मल मशीन है जिसे हमने अर्थिंग नहीं किया है तो उसका हम एम्पियर क्या मिला कि 2.3 एम्पियर मिला है। अगर उस मशीन में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आई यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया जैसे कि इंसुलेशन फेलियर हो गया है या फिर कंडक्टर ब्रेक हो गया है, कनेक्शन लूज हो गया और लाइव वायर है वो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम मशीन में है उसे बॉडी को टच हो गया। अब एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, लाइव वायर बॉडी को टच हो गया, हमने मशीन को अर्थिंग नहीं किया है। अब गलती से भी कोई इंसान उस मशीन को छू लिया तो डेफिनेटली उसे बहुत बड़ा बिजली का झटका लगेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का क्या है कि करंट का हमारा जो भी पाथ रहता है वो सर्किट कंप्लीट करता है। करंट क्या ढूंढता है? सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैंने उस मशीन में जहां पे एबनॉर्मल कंडीशन हुआ है उस मशीन की बॉडी को मैंने टच कर लिया है, अर्थिंग नहीं किया है, तो सारा वो करंट का फ्लो मेरे शरीर से होकर, क्योंकि मैं तो जमीन में खड़ा रहूंगा तो करंट को उसका पार्ट है, सर्किट जो कंप्लीट हो गई उसको वो करंट को पार्ट मिल गया और मुझे करंट का यानी कि शॉक का झटका, इलेक्ट्रिकल शॉक का झटका लगेगा। ये ना हो तो हमें उस मशीन की बॉडी को अर्थिंग करना पड़ेगा। अगर हम उस बॉडी मशीन को अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग के हमारे इलेक्ट्रोड है वो जमीन के अंदर हम खड्डा करके गाड़ दिया है, उसी एक अर्थिंग को हम मशीन के बॉडी को प्रोवाइड किया है। अब हम उस मशीन में अगर फॉल्ट आया, एबनॉर्मल कंडीशन या फिर कोई भी इंसुलेशन फेलियर मशीन में हुआ, उसका कंडक्टर ब्रेक हो गया और उस लाइव वायर जो बड़े फेज वायर है वो मशीन पे टच हो गया, फिर हम उस मशीन को टच करेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस मशीन को अर्थिंग किया हुआ है और अर्थिंग किया हुआ है तो हमारा जो भी करंट रहेगा वो अर्थ के थ्रू जमीन में ग्राउंड चला जाएगा। बेसिकली हमारा जो भी अर्थिंग रहता है, ग्राउंड रहता है, अर्थ रोड का जो भी हमारा ओहम का जो भी रेजिस्टेंस रहता है वो मैक्सिकली 4 से 5 ओहम के बीच में रहता है। तो करंट क्या करता है कि हमेशा वो लो टेंडेंसी को चूज करता है। या कि अगर मैं बात करूं कि हमारा मानव शरीर का जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो या 100 ओहम, 1000 ओहम, ये उससे ज़्यादा हमारा मानव शरीर का ओहम का जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस रहता है। तो क्या करता है कि अगर हमने मशीन को अर्थिंग किया है तो वो लो पार्ट को चुनेगा, यानी कि वो अर्थिंग से सीधा ग्राउंड को, करंट को ग्राउंड कर देगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। इसी तरह से हमें इंडस्ट्री में, कंपनी में, जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हो, जॉब कर रहे हो या फिर आने वाले समय में आप जॉब करने वाले हो, तो आपको कहीं से भी मशीन के अर्थिंग नहीं मिली है तो आप डेफिनेटली अर्थिंग उस कीजिए और प्रॉपर अर्थिंग उस वे में कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कहीं भी उस मशीन में फेलियर मिले, एबनॉर्मल कंडीशन मिले तो आप उसे बच सकते हैं। जैसे कि मैंने घर के बारे में बताया कि हमारे घर में भी अगर अर्थिंग नहीं है तो एक सिंपल सा आप वहाँ पे भी एक अर्थिंग कर सकते हैं। एक खड्डा खोद के 5 या 10 फीट का खड्डा खोद के उसमें अर्थिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रोड लगा के उसे कॉमन एक अर्थिंग दे सकते हैं ताकि आने वाले समय में हमारे इक्विपमेंट की हमारी प्रोटेक्शन मिलेगी और साथ ही साथ हमें भी सेफ्टी मिलेगी। दोनों की सेफ्टी की वजह से मशीन की सेफ्टी, मशीनरी की सेफ्टी और हमारी सेफ्टी, दोनों की सेफ्टी के लिए हमें कंपलसरी अर्थिंग करना जरूरी रहता है। तो ये बेसिकली बात हो गई कि भाई अर्थिंग कैसे करते हैं, अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें अर्थिंग कंपलसरी इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए हमारी अर्थिंग इंपॉर्टेंस रहती है। चाहे हम किसी भी जगह पे जाए तो हमारे वहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको याद रखनी है कि अर्थिंग होना चाहिए, अर्थिंग कंपलसरी रहता है। अगर हमने जो भी अर्थिंग किया है फिर भी हमारी जो भी कैपेसिटी हाई रहती है, हाई वोल्टेज रहता है, हाई करंट रहता है। अगर मैं बात करूँ कि भाई हमने मशीन में अर्थिंग किया है फिर भी वहाँ पे हाई कैपेसिटी में करंट बढ़ता है, यानी कि 15 एम्पियर है, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर के ऊपर का भी करंट हमारा सिस्टम में चलता है,
तो वहाँ पे नॉर्मली हमारे एक एमसीबी भी रहता है जिसे हम ईएलसीबी, आज के युग में हम ईएलसीबी काफ़ी फायदेमंद रहता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो वो क्या करता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है, यानी कि हमारी जो भी सर्किट ब्रेकर रहती है वो हेल्दी कंडीशन को फॉल्टी कंडीशन से अलग करती है, और हमारे जो भी सर्किट ब्रेकर के थ्रू हमारे लोड कनेक्टेड रहते हैं उसे सर्किट ब्रेकर क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे कई बार हमारे जो भी पुराने घर रहते हैं तो एमसीबी नहीं रहती है, फ्यूज नहीं रहता है, केवल ऐसा ही सिस्टम हमारी चलती है, तो कई ज़्यादा क्या करता है कि 230 वोल्ट की जगह अगर पोल्स है, यानी कि हमारी जो भी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पावर हमारे घर तक पहुंचता है, तो उसी वजह से हमारी सिस्टम में काफ़ी ज़रा वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हमारी जो भी सिस्टम कनेक्टेड है घर में, टेलीविज़न है, फैन है, ट्यूबलाइट है, तो वो जल जाते हैं, क्योंकि उसकी रेटेड कैपेसिटी के मुताबिक से काफ़ी ज़्यादा करंट वहाँ बढ़ चुका होता है, तो वो सिस्टम काफ़ी बिगड़ जाती है, फेलर हो जाती है। तो ये न हो तो हम उसे वहाँ पे अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग होने के बाद भी हम हमारा जो भी मेन स्विच रहता है, हमें जो भी हमारा मीटर रहता है, तो वहाँ पे अभी हम एमसीबी, ईएलसीबी, फ्यूज, काफ़ी सारे प्रोटेक्शन डिवाइस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा पावर हमें आएगा सिस्टम से, जहाँ से हमारी लाइन आती है, जो भी हमारी सेंटर से हमारी लाइन आती है, तो वहाँ पे कोई कारणवश अगर लोड बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ गया, तो हमारी एमसीबी है, ईएलसीबी है, हमारे फ्यूज है, तो प्रोटेक्शन के रूप में हमें काम करता है। यानी कि हमारी जो भी लोड है, जो भी हम लोड में इक्विपमेंट कनेक्टेड किए हैं, उसे प्रोटेक्शन देता है, और हमारे इक्विपमेंट जो भी है वो खराब नहीं होता, अच्छे से चल पाता है। तो इसी तरह हम बेसिकली अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग करना भी इतना ही कंपलसरी रहता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अर्थिंग, कितने टाइप्स के अर्थिंग सिस्टम में रहते हैं। फिलहाल तो हम कहते हैं कि भाई पाइप अर्थिंग एक हमारा रहता है, एक हमारा प्लेट अर्थिंग रहता है। ये दोनों अर्थिंग काफ़ी फायदेमंद रहते हैं, और उसका उपयोग भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। इन दो टाइप के अर्थिंग के अलावा भी और भी कई टाइप अर्थिंग के रहते हैं, जैसे मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। तो एक हमारा स्ट्रिप और वायर अर्थिंग रहता है, एक हमारा रोड अर्थिंग रहता है, एक हमारा पाइप अर्थिंग रहता है, एक हमारा प्लेट अर्थिंग रहता है, एक हमारा कोयल अर्थिंग रहता है, कोयल। और उसके अलावा भी एक हमारा केमिकल अर्थिंग भी रहता है, केमिकल के भी अर्थिंग हम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रिप और वायर अर्थिंग कहाँ पे यूज़ हम करते हैं। तो स्ट्रिप और जो वायर अर्थिंग हमारा जो भी है, वो दरअसल हम जहाँ पे पथरीली जगह रहती है, जहाँ पे ऐसा मानो कि खड्डा खोदना एकदम आसान नहीं होता, वहाँ पथरीली जगहों पे हम स्ट्रिप और वायर अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ये अर्थिंग ज़्यादातर हमारी जो भी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन के एलटी लाइन हो, एचटी लाइन हो, या ट्रांसमिशन जो भी हमारे टावर रहते हैं, पावर के जो भी हमारे टावर रहते हैं, तो वहाँ पे हम स्ट्रिप और वायर अर्थिंग का उपयोग करते हैं। और दूसरा हमारा रोड अर्थिंग। आपने रोड अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा कहीं से भी पढ़ा होगा, या फिर आपने नाम कहीं भी सुना होगा। तो हमारा जो भी ये रोड अर्थिंग है, ये रोड अर्थिंग बेसिकली हम बालू रेत पे करते हैं, जहाँ पे बालू रेत वाली जो भी मिट्टी रहती है। बालू रेत का मीनिंग क्या रहता है कि जहाँ पे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी ऊंडे तक खड्डा खोदना पड़ता है, और वहाँ पे काफ़ी ऊंडाई में, काफ़ी ऊंडाई में उसे हम रोड का प्रयोग करते हैं। एक लंबा सा रोड हमारा जो भी रहता है, वो बालू वाली रेत में काफ़ी 5-10 फीट या 15 फीट के जैसे हमें खड्डा करना पड़ता है, और वहाँ पे हम वो रोड वाला इलेक्ट्रोड वहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं, फिलअप इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। तो वहाँ पे हम रोड अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे बालू मिट्टी का जो प्रयोग वाले हो, वहाँ पे हम रोड अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बालू वाली जो भी मिट्टी है, वहाँ पे मॉइस्चर जो भी हमारा रहता है वो काफ़ी कम रहता है। उस वजह से हम वहाँ पे रोड अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। फिर हमारी रहती है पाइप अर्थिंग, जिसका आज जो प्रयोग काफ़ी मात्रा में रहता है। पाइप अर्थिंग हमारी जो भी रहती है वो हमारे सबस्टेशन में रहती है, पावर स्टेशन में रहती है, पावर प्लांट में रहती है। वहाँ पे हम
पाइप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। उसमें पाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, 5 फीट 10 फीट का हम खड्डा खोदते हैं और 5 फीट का जो भी इलेक्ट्रोड है वहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं और इलेक्ट्रिक थ्रू एक हमारा केबल जो भी वायर है उसे हम टैप करके उसे हम निकाल लेते हैं और फिर उसे हम मशीन के बॉडी के अर्थिंग के जो भी हमारे रिक्वायरमेंट रहती है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे हम पाइप अर्थिंग का भी प्रयोग करते हैं। पाइप अर्थिंग के बाद हमारा प्लेट अर्थिंग रहता है। जैसे पाइप अर्थिंग उसे प्लेट टाइप की एक हमारी अर्थिंग रहती है, तो वो भी 5 या 10 फीट के खड्डे में हम उसे प्लेट के रूप में उसे हम खड्डे के नीचे हम इंस्टॉल करते हैं। तो वहाँ पे भी हम एक बड़ा सा प्लेट अर्थिंग करते हैं। ये प्लेट अर्थिंग का उपयोग काफ़ी ज़्यादा हम बड़े बड़े पावर प्लांट में, बड़े बड़े सब स्टेशनों में किए जाते हैं। कोयल अर्थिंग का भी प्रयोग हम करते हैं। कोयल अर्थिंग का प्रयोग एक कोयल टाइप के अर्थिंग का छोटे एक वायर के तार होते हैं उसे हम कोयल बना देते हैं। तो कोयल अर्थिंग का उपयोग अभी फिलहाल में काफ़ी जगहों पे रेलवे में किया जाता है। रेल के जो भी हमारे कन्वेयर रहते हैं उसमें हम कोयल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो इन सारे अर्थिंगों का प्रयोग हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग लोड के हिसाब से हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी जो भी अर्थपीठ है, मैंने आपको बताया ना कि अर्थपीठ किसे कहते हैं, अर्थपीठ क्या है, अर्थिंग ग्रिड क्या है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अर्थपीठ एक कॉमन रहता है, एक सिंगल रहता है। सपोज के मैं ऐसे आपको बताऊं कि एक 5 फीट का 10 फीट का हमने खड्डा खोद लिया है, उसे हम इलेक्ट्रोड, एक सिंगल सा इलेक्ट्रोड उसमें इंस्टॉल करके और वहां से एक वायर हमें निकाल के एक सिंपल सा जो भी अर्थ हो गया उसे हम एक सिंगल अर्थपीठ कहते हैं। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसे हम अर्थपीठ कहते हैं, जो सिंगल होता है। और उस सिंगल से अगर हम मल्टीपल अर्थिंग करते हैं, यानी कि एक अर्थपीठ है हमारा, उसके बगल में दूसरा अर्थपीठ है, उसके बगल में तीसरा अर्थपीठ है, इन दोनों के एक सीरीज कनेक्शन निकाल के, एक सीरीज अर्थरोड निकाल के उसे हम वायर के थ्रू अर्थिंग कर देते हैं, तो उसे हम अर्थिंग ग्रिड कहते हैं। जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, तो वहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे अर्थपीठ का काम नहीं चलता, वहाँ पे अर्थिंग ग्रिड का काम चलता है। यानी कि कंपनी के हिसाब से उसे ऐसा मानो कि भाई 5 अर्थपीठ के खड्डे की हमें रिक्वायरमेंट है, तो 5 अलग अलग अर्थपीठ के खड्डे रहेंगे, उन पांचों को कॉमन करके, अर्थिंग को, इलेक्ट्रो को कॉमन करके एक वायर निकाल के अलग अलग पांचों जितने वायर निकालने होते मशीन के लोड के हिसाब से उसे अर्थिंग को कनेक्टेड कर देते हैं, तो उसे अर्थ ग्रिड कहते हैं। उसी तरह से एक अर्थ मेट भी रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा अर्थ मेट जो है वो ट्रांसफॉर्मर में यूज़ किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की जो भी हमारी अर्थिंग रहती है एक जारी टाइप का रहता है, छोटे से बारीक उसमें कनेक्शन रहता है, तो उससे हम जारी के माध्यम से अर्थिंग करते हैं, तो उसे हम अर्थिंग मेट भी कहते हैं। तो इन सारे अर्थिंगों के प्रयोग अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग लोड के हिसाब से हम करते हैं। तो ये भी हमारी अर्थिंग की वजह से हमें इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सारे हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है उसमें अर्थिंग की वैल्यू भी काफ़ी अलग अलग रहती है। अगर थियोरिटिकली हम देखते हैं कि हमारी अर्थिंग, जो भी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की अर्थिंग 0 होनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि हमारी सिस्टम में पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए, लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर हमें नहीं मिलता। उसी तरह हमारी सिस्टम में अर्थिंग 0 होनी चाहिए, लेकिन कभी अर्थिंग हमारी 0 नहीं मिलती। 0 अर्थिंग कभी नहीं मिलती। वो अर्थिंग मिलती है 5 ओम कभी सिस्टम में मिलती है, कभी 5 ओम मिलती है, कभी 5 ओम से ऊपर 10 ओम मिलती है, कभी कभी तो 15 ओम में भी अर्थिंग की वैल्यू मिलती है। तो ये जो हमारी सिस्टम ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि अर्थिंग जो हमारी रहती है वो नॉर्मली उसके एवरेज जो भी थियोरिटिकली में है कि भाई 0 से 2 ओम के बीच में अर्थिंग हमारी होनी चाहिए, या फिर 2 ओम के नीचे की जो भी हमारी अर्थिंग वैल्यू हमें मिलती है तो काफ़ी वो फायदेमंद रहती है। लेकिन हमारी सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर मैं बड़े बड़े पावर प्लांट की बात करूं तो पावर प्लांट की हमारी अर्थिंग की जो वैल्यू रहती है रेजिस्टेंस की, वो 0.5 ओम की रहती है, लेकिन एक्चुअली हमारी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर के कारण या फिर जो भी हम अर्थिंग का खड्डा है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रह गया है, या फिर कोई भी हमारी जो अर्थिंग करते हैं तो उसमें नमक है या फिर चारकोल है वो, या फिर पानी है, काफ़ी मात्रा में उसे हम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये नहीं हो पाता तो अर्थिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर लोड फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारी अर्थिंग की वैल्यू भी बढ़ जाती है।
तो ये अर्थिंग की वैल्यू हम मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर अर्थिंग उसका इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बारी बारी वीकली या मंथली या कोई भी हमारी डेली जो भी हम मेंटेनेंस का चेक लिस्ट है उस हिसाब से हम अर्थिंग की वैल्यू चेक करनी पड़ती है। मल्टीमीटर से भी हम अर्थिंग की वैल्यू चेक कर पाते हैं और हमारा अर्थिंग जो भी मशीन रहता है, बराबर, अर्थिंग टेस्टर जो भी हमारा रहता है उस मशीन की वजह से भी हम अर्थिंग को चेक कर पाते हैं। पावर प्लांट की 0.5 अर्थिंग रहती है। सब स्टेशन की बात करूं तो सब स्टेशन की अर्थिंग हमें 2 ओहम या उससे नीचे रहनी चाहिए। फिर हमारा LT पोल रहता है, लो टेंशन जिसे हम पोल कहते हैं, 11 kV का जो भी रहता है, 11 kV के जो भी पोल हमारे LT पोल रहते हैं उसकी अर्थिंग 5 ओहम से नीचे होनी चाहिए। उसके ऊपर हमारा HT पोल रहता है, हाई टेंशन पोल रहता है, उसकी अर्थिंग हमारी 10 ओहम से नीचे रहनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा अर्थिंग की वैल्यू हमें थियरिकली ऐसी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अर्थिंग हमें मेंटेन करना पॉसिबिलिटी नहीं है। काफ़ी जगहों पे रहता है पर मेनली ये पॉसिबल नहीं रहता। उसके कारण भी हमारा जो डोमेस्टिक है, हमारा घर है, उसकी अर्थिंग की वैल्यू 8 ओहम से भी नीचे होनी चाहिए। अगर 8 ओहम से ऊपर की अर्थिंग की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा जो भी इंडक्टिव लोड है, हमारा जो भी घर में चल रहा है, उसे हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। कोई भी कारणों वो फेलर में, डैमेज में चला जाएगा। तो ये मेंटेन करना हमारा कंपलसरी। अब हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो भी अर्थिंग की वैल्यू है वो बढ़ गई है। जैसे मैंने बताया कि भाई हमारी घर की अर्थिंग की वैल्यू 8 ओहम है और 8 ओहम के ऊपर अगर बढ़ गई है तो उसे रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसे रिड्यूस करने के लिए हमारे जो भी इलेक्ट्रोड हमने खड्डा खोद के ग्राउंड किया है उस इलेक्ट्रोड का हमें काफ़ी सारा मेंटेन करना पड़ेगा। उसे हम काफ़ी मात्रा में, अगर हमारी अर्थिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो काफ़ी मात्रा में हमें नमक, चारकोल, पानी, इन सभी का मिश्रण करके हमें काफ़ी मात्रा में उसे हम वहाँ पे हमें पहुँचाना पड़ेगा, तो भी हमारी अर्थिंग की जो भी वैल्यू है वो कम हो सकती है। उसके बाद हमारा जो भी मॉइस्चर है उसे कम करने के लिए हम इलेक्ट्रोड की जो साइड है, डायामीटर है, उसे हम बड़ा कर सकते हैं। वो भी एक हम रिड्यूस के कारण कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं पॉसिबल हो रहा है तो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे अर्थिंग को रिड्यूस करने के ऐसे मेथड है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें अर्थिंग के बारे में है उसे काफ़ी फायदेमंद हमें भी मिलेगा, जिसे मैंने बताया, और हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मशीनरी है उसे भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे कि हमारा अर्थिंग क्या है, अर्थिंग हम कैसे कर पाते हैं, अर्थिंग का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, कितने कितने टाइप्स के अर्थिंग रहते हैं, कितने कितने टाइप्स के अर्थिंग हम कैसे करते हैं, फिर इंडस्ट्री, कंपनी या फिर घर में हम अर्थिंग जो भी हमारा है उसे हम प्रॉपर कैसे कर पाते हैं। नहीं है तो आज से ही आप अर्थिंग का प्रयोग कर दीजिए, रेडी, तो आपके आने वाले भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही अर्थिंग के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अर्थिंग के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हो। तब तक के लिए हम आप इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू।